आज का हमारा टॉपिक है IATF का क्लॉज 4। क्लॉज 4 जो है वो है हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा न्यू क्लॉज है। तो QMS से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे के सारे अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या फिर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे व्हाट्सएप करके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लॉज 4। जो ISO IATF की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको समझते हैं। क्लॉज 4 है हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर 4 सब क्लॉजेज होते हैं। 4.1 जो है वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट। 4.2 है हमारा इंटरेस्टेड पार्टीज। 4.3 है हमारा स्कोप और 4.4 है वो हमारा है QMS। 4.1 है जो है वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इशू डाटा रिलेवेंट टू द पर्पस एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ QMS। जो हमारे QMS के इंटरनल और एक्सटर्नल जो इश्यूज हैं उन सबको इसमें कवर करते हैं। बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नल एंड इंटरनल इशू इसमें कवर होते हैं। मतलब जो हमारे इंटरनली और एक्सटर्नली पॉजिटिव हैं, अच्छे के लिए या बुरे के लिए जो भी इफेक्ट हैं उन सबको इसमें हम कवर करते हैं। डिटरमाइन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इशू। इसके अंदर क्या हमारे इंटरनल इशू हैं और क्या हमारे एक्सटर्नल इशू हैं, इन सबको डिटरमाइन किया जाता है। क्या होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इशू, मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। ये जो है रिलेवेंट टू पर्पस एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। हमारी कंपनी जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है और हमारी कंपनी से रिलेवेंट होने चाहिए हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इशूज़। मेंटर एंड रिव्यू द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल इशू। जो भी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इशू है उसको मॉनिटर भी करना जरूरी है। तो देखते हैं क्या है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इशू। सम एग्जांपल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशू। एक्सटर्नल इशू क्या है हमारे, लीगल, जैसे कि कानून की तरफ से हमारी जो जहाँ पे हमने कंपनी बना रखी है, कंपनी के लीगली वो ऑथराइज्ड है कि नहीं है, हमने लेबर लॉ से सब कुछ ले रखा है कि नहीं ले रखा है। इसके अलावा भी हमारा कंपनी रजिस्ट्रेशन हमारा हो रखा है कि नहीं हो रखा है और वो हम हर साल अप्रूवल ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, ये सारे के सारे हो सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल हो सकते हैं, हमारे जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या फिर अभी हम ओल्ड के ज़माने में मतलब पुराने ज़माने में ही चल रहे हैं। तो क्योंकि अगर हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी होगी तो हमारी इनकम भी पुरानी ही होगी, ज़्यादा ग्रोथ हमारी नहीं हो सकती। कॉम्पिटिटिव, हम कॉम्पिटिशन में अपना जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसके कॉम्पिटिशन में हम काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसके यहाँ पर एक बढ़िया क्वालिटी चल रही है, बढ़िया वो उनका रिजेक्शन भी कम जाता है, क्वालिटी अच्छी है। तो ये भी हमारा एक एक्सटर्नल इशू है। कंपटीशन में अगर हम पीछे हैं तो हमारा कॉम्पिटिटर ही सारा बिजनेस ले जाएगा। मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है उनको हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कल्चरल रिक्वायरमेंट, सोशल रिक्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये सब हमारे एक्सटर्नल इशू होते हैं। और इंटरनल इशू जो है वो हमारे वैल्यूज़ हो गए, कंपनी क्या वैल्यूज़ है, कल्चर, कंपनी में क्या कल्चर चल रहा है, नॉलेज, कंपनी के लोगों की क्या नॉलेज है, परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या परफॉर्मेंस चल रही है, जो कि हम KPI से पता करते हैं। ये सब हमारे इंटरनल इशू हैं। इन सबको जानने के लिए हम SWOT एनालिसिस भी कर सकते हैं। SWOT क्या होता है, SWOT की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। थ्रेट्स को हम रिस्क भी कहते हैं। तो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी करने के लिए, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए हम SWOT एनालिसिस भी कर सकते हैं। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी हमारे 6th क्लॉजेस के अंदर है। जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो हमारे को 4.1 सेक्शन से पता चलती है। हमारी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है वो यहाँ से पता चलेगी, एक्सटर्नल और इंटरनल इशू से। और अपॉर्चुनिटी और रिस्क हमारे को 6.1 सेक्शन की रिक्वायरमेंट है, वो वहाँ से हमें लिखनी होती है। क्लॉज जो है 4.2, क्लॉज 4.2 क्या है हमारा, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टी। अब जो हमारी इंटरेस्टेड पार्टी हमारे को पता चल गई है कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज के कुछ एग्जांपल है और भी हो सकते हैं। ये सब हमारे इंटरनल एक्सटर्नल पार्टीज है। तो इनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन क्या है, ये हमारी कंपनी से क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, तो ये हमारे QMS के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। की रिक्वायरमेंट, डिटरमाइन इंटरेस्टेड पार्टी रिलेवेंट टू QMS। पहले तो हमें ये पता करना है कि हमारे QMS से रिलेटेड कौन कौन सी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। उसके बाद डिटरमाइन देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। अब उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी कंपनी से, तो वो भी हमारे को अपने QMS में लिखना होता है। डिटरमाइन रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी एंड रिलेवेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। मॉनिटर इंफॉर्मेशन एंड दीज इंटरेस्टेड पार्टीज एंड देयर रिलेवेंट रिक्वायरमेंट्स, इन सबको हमें पता करना है। लिस्ट ऑफ पोटेंशियल इंटरेस्टेड पार्टी, कौन कौन सी हमारी पोटेंशियल इंटरेस्टेड पार्टी है। मैनेजमेंट हो सकता है,
इंटरनल में हमारा मैनेजमेंट हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, स्टाफ हो सकते हैं, कंपनी के वर्कर्स हैं, यूनियन होती हैं कई कंपनियों में, डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे को माल सप्लाई करते हैं, चैनल पार्टनर्स हमारे हो सकते हैं, एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर, एंड यूज़र, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, ये सब हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हो सकती हैं। कॉरपोरेट शेयर सर्विस प्रोवाइडर्स, स्टैट्यूटरी बॉडीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स, जुडिशरी, particular communities, particular states, system certification bodies, consultants, trainers, moderators and individuals, any individuals, ये सब हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज हो सकते हैं। तो इनकी हमारे को नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन पता करनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉन्टेस्ट कल्चरल में हमारा जो है इंटरनल क्या होगा, कल्चरल जो है वो हमारा इंटरनल होगा। इंटरनल में क्या इशू हो सकता है, एब्सेशन एंड लेट अराइवल्स, जो भी हमारी कंपनी में स्टाफ वर्कर्स हैं वो लेट आते हैं, तो ये हमारा इश्यूज़ है, कल्चरल इशू है हमारी कंपनी का, ये कल्चरल चल रहा है। तो इससे कौन इफेक्टेड होगा, इंटरेस्टेड पार्टी हमारी कस्टमर इफेक्टेड होगी, और ये इशू क्या है हमारा एक्सटर्नल होगा। इसके अलावा कल्चरल में क्या हो सकता है, टीम अप्रोच एंड लर्निंग इशूज़, टीम अप्रोच नहीं है हमारी कंपनी में और लर्निंग का भी कोई सिस्टम नहीं है, ना उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो इससे हमारी इंटरेस्टेड पार्टी कौन सी है, हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं इंटरेस्टेड पार्टी, और कस्टमर तो इनडायरेक्टली इफेक्टेड होगा ही। और ये इशू कौन सा है हमारा, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों इशू है। ऐसे ही अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट का हम ले एग्जांपल, तो इसमें क्या है हमारा प्रोडक्ट का जो रेट है, अगर हमारा प्रोडक्ट का रेट ज़्यादा होगा तो हमारा माल कम बिकेगा, प्रोडक्ट का रेट कम होगा और क्वालिटी अच्छी होगी तो ज़्यादा बिकेगा। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट, इसके अंदर इंटरेस्टेड पार्टीज कौन है, मैनेजमेंट है। ये इशू किसका है, हमारा इंटरनल इशू है। ऐसी अगर क्या कहते हैं, हम अगर महंगा दे रहे हैं तो इसमें हमारा इंटरेस्टेड पार्टी कौन हो जाएगी, कस्टमर हो जाएंगे, और ये हमारा एक्सटर्नल इशू हो जाएगा। परफॉर्मेंस क्या होगी, वो हमारी इंटरनल होगी। एनपीडी टाइम, मैनेजमेंट इंटरनल। जो एनपीडी टाइम क्या है हमारा, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का टाइम। अगर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का टाइम हमारा ज़्यादा होगा तो हम जल्दी से अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर पाएंगे, तो ये इससे की इंटरेस्टेड पार्टी कौन है, हमारी मैनेजमेंट, और ये हमारा इशू क्या है, ये हमारा इंटरनल इशूज़ है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं इंटरेस्टेड पार्टीज़ के। अब आपको क्या करना है, ईमेल ऑल इंटरेस्टेड पार्टी टू नो द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टी। आपको अपनी जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है पहले तो उनके बारे में पता करना है कि कौन कौन से आपकी इंटरेस्टेड पार्टी है, फिर उन सबको आपको एक बार मेल कर देना है, एंड राइट डाउन इन अ रजिस्टर नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टी, और उनकी क्या नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन है उसको आपको अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर देना है, ताकि जब भी आपके यहाँ पे ऑडिट होती है तब भी आपके पास होना चाहिए कि नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ये हमारी कस्टमर की थी। इसके अलावा आपके पास रिकॉर्ड भी होना चाहिए। इसके अलावा जो आप फुलफ़िल कर सकते हैं, जो कि आपकी QMS से रिलेवेंट है, वो आप फुलफ़िल करने की कोशिश करें। तो इसको इस तरीके से फुलफ़िल किया जाता है। इसके बाद है हमारा क्लाउज 4.3। क्लाउज 4.3 क्या है हमारा, डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ QMS। हमारे QMS का क्या स्कोप है, इसके अंदर हम पता करते हैं। The organization shall define its scope for QMS, and while defining the scope, the organization shall consider, organization को क्या कंसाइडर करना है, प्रोडक्ट्स, प्रोसेस एंड सर्विसेज। हमें अपने QMS के अंदर क्या हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या क्या हमारे प्रोसेस होंगे और क्या हम सर्विस देंगे, वो सब हमारे QMS के स्कोप में होना चाहिए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशू रेफर टू सेक्शन 4.1। और जो मैंने सेक्शन 4.1 के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज जो बताए थे वो सब हमारे QMS के स्कोप में होने चाहिए। इंटरेस्टेड पार्टीज रिक्वायरमेंट वो भी हमारे QMS के स्कोप में होनी चाहिए। द स्कोप शैल बी अवेलेबल एंड डॉक्यूमेंटेड। और जो हमारा स्कोप है वो अवेलेबल होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए। तो ये हमारे QMS का एक पार्ट है। ये स्कोप और ये सब कुछ तो मैं आपको अपने कोर्स के अंदर अवेलेबल करवा दूंगा। डिटरमाइन द स्कोप, बाउंड्रीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द QMS। हमारे स्कोप के अंदर लिखा होना चाहिए कि हमारे QMS की क्या बाउंड्रीज है और क्या एप्लीकेबिलिटी है, वो सब कुछ लिखा होना चाहिए। इसके बाद 4.3.1 डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ QMS सप्लीमेंटल। मतलब वो तो रिक्वायरमेंट ISO में लिखी हुई थी, ये हमारी IATF की रिक्वायरमेंट है। जहाँ सप्लीमेंट लिखा हो वहाँ पर IATF की रिक्वायरमेंट होती है। स्कोप इंक्लूड, स्कोप में ये भी लिखा होना चाहिए सेक्शन 4.1 प्लस 4.2 रिक्वायरमेंट प्लस सपोर्टिंग फंक्शंस। क्या क्या सपोर्टिंग फंक्शंस हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, जैसे ड्रिलिंग, मिलिंग, चैम्फरिंग या फिर CNC मशीनिंग या जो भी हो रहा है वटेवर, वो सब कुछ हमारे सपोर्टिंग फंक्शन लिखे होने चाहिए। वटेवर ऑन साइट और रिमोट, मतलब जो भी हमारे ऑन साइट मैंने आपको सेकंड क्लोज के अंदर बताया था क्या होता है ऑन साइट और ऑफ साइट। ऑन साइट जहाँ पे हमारा
जो माल बन रहा है, जो प्रोडक्शन हो रही है, वो हमारी ऑन साइट होती है। और रिमोट सच एज डिज़ाइन सेंटर, कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर। रिमोट जो होते हैं वो हमारे डिज़ाइन सेंटर हो गए, कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स होते हैं, जहाँ पे मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं हो रही होती वहाँ पर। शैल इंक्लूड इन स्कोप, ये सब कुछ हमारे स्कोप में लिखे हुए होने चाहिए। द ओनली परमिटेड एक्सक्लूजन फॉर द ऑटोमेटिक QMS स्टैंडर्ड, हमारे QMS स्टैंडर्ड के अंदर हम सिर्फ एक ही चीज़ को हटा सकते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट, जो कि प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट है ISO 9001 सेक्शन 8.3 के अंदर जो लिखा हुआ है, द एक्सक्लूजन शैल बी जस्टिफाइड एंड मेंशन्ड एज अ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, इसको हम हटा सकते हैं और उसकी हमारे को एक जस्टिफिकेशन देनी जरूरी है कि हम इसको क्यों हटा रहे हैं। आप प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, जिस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट का डिज़ाइन नहीं हो रहा, मतलब कि एक्चुअल ड्राइंग जो है वो कस्टमर दे रहा है, कस्टमर की ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम कोई पार्ट बना रहे हैं, हमारे यहाँ पे कोई डिज़ाइनिंग नहीं हो रहा, तो इस चीज़ को हम अपने स्कोप से हटा सकते हैं। पर स्कोप से हटाने के लिए हमारे को जस्टिफिकेशन देनी होगी अपने क्वालिटी के मैनुअल के अंदर, या फिर जो भी प्रोसेस प्रोसीजर है किसी भी डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर आपके पास ये लिखा हुआ होना चाहिए। परमिटेड एक्सक्लूजन डू नॉट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन, मतलब प्रोडक्ट डिज़ाइन को तो आप हटा सकते हैं अगर आपके यहाँ पर नहीं हो रहा, पर प्रोसेस डिज़ाइन को आप अपने QMS से नहीं हटा सकते हैं। यू कैन एक्सक्लूड ओनली प्रोडक्ट डिज़ाइन नॉट प्रोसेस डिज़ाइन, इफ़ योर कंपनी डिज़ाइन प्रोडक्ट देन मस्ट एड इन स्कोप, और अगर आपके यहाँ पर प्रोडक्ट का डिज़ाइन भी हो रहा है तो आपको अपने स्कोप के अंदर ये भी लिखना है। 4.3.2 कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट शैल बी evaluated and included in the scope of the organization quality management system, हमारे QMS के अंदर कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी लिखी हुई होनी चाहिए। अब आता है हमारा क्लाउज 4.4। क्लाउज 4.4 क्या है हमारा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेसेस, क्या हमारा QMS है और उसके क्या प्रोसेस है। डिटरमाइन द प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ QMS, हमारे पास QMS को इम्प्लीमेंट करने का एक इफेक्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए या फिर प्रोसेस होना चाहिए। डिटरमाइन द इंटरेक्शन ऑफ दिस प्रोसेस, और कैसे कैसे ये प्रोसेस आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये सब कुछ भी हमारे पास एक रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। क्लाउज 4.4.1 सीपोक, सीपोक क्या है, सप्लायर्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड कस्टमर इंटरेक्शन कंट्रोल्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोसेस, मतलब इनके बीच में कैसे कैसे इंटरेक्शन होगी, ये सब कुछ हमारे पास रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। ODD LMR प्लस कन्फर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, प्रोडक्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट, और प्रोडक्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। डिटरमाइन द इनपुट्स रिक्वायर्ड एंड आउटपुट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोसेसेस, हमारे पास लिखा होना चाहिए कि हमारे को इनपुट क्या देना है और आउटपुट हमारे को क्या मिलेगा। ये सब कुछ जो रिक्वायरमेंट है, ये हमारा जो प्रोसीजर है वो कैसे बनाते हैं उसकी रिक्वायरमेंट है। और आपको मैं अपने QMS के कोर्स के अंदर जितने भी कंपनी के अंदर 21 मैंडेटरी प्रोसीजर हैं, इसके अलावा मैं वैसे 38 प्रोसीजर्स आपको प्रोवाइड करूंगा, तो प्रोसीजर कैसे बनाते हैं ये सब कुछ वो लिखा हुआ है। प्रोसीजर बनाने के लिए हमारे को क्या इनपुट की रिक्वायरमेंट है और क्या हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा प्रोसेस से, वो लिखा होना चाहिए। डिटरमाइन द सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ दिस प्रोसेस, और कैसे कैसे इन प्रोसेस का सीक्वेंस है और कैसे आपस में इंटरेक्शन हो रही है, तो ये सब कुछ लिखा होना चाहिए। डिटरमाइन परफॉर्मेंस इंडिकेटर, क्या इनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, मतलब क्या आउटपुट आया उसकी परफॉर्मेंस को हम कैसे पता करेंगे, वो लिखा होना चाहिए। डिटरमाइन द रिसोर्सेज नीड्स एंड दिस ऑफ दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या रिसोर्सेज नीड्स हैं वो सब कुछ लिखे होना चाहिए, मतलब इस काम को कैसे करेंगे, क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो लिखा हुआ होना चाहिए। असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज ऑफ द प्रोसेस, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस काम को करने के लिए, ये लिखा हुआ होना चाहिए प्रोसीजर बनाते टाइम पे। एड्रेस द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट, क्लाउज 6.1, और क्या रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है वो भी प्रोसीजर के अंदर लिखा होना चाहिए। क्लाउज 4.4.1.1 कन्फर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, लीगल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट शैल बी आइडेंटिफाइड, मतलब हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। क्लाउज 4.4.1.2 प्रोडक्ट सेफ्टी, documented process for the management of product safety related to products and manufacturing process, mandatory procedure required, प्रोडक्ट सेफ्टी के लिए हमारे पास मैंडेटरी प्रोसीजर होना चाहिए। तो जो अभी तक मैंने आपको पहले दूसरे तीसरे के बाद फोर्थ क्लोज के अंदर जो बताया मैंडेटरी प्रोसीजर, जो पहला मैंडेटरी प्रोसीजर है वो यही है प्रोडक्ट सेफ्टी का, ये हमारे पास एक मैंडेटरी प्रोसीजर है जो कि होना चाहिए। डिटरमाइन द प्रोडक्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट बाय रिव्यूइंग डिज़ाइन डाटा,
इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन, पार्ट एक्सपीरियंस डाटा और लीगल रिक्वायरमेंट्स। मतलब जो भी प्रोडक्ट सेफ्टी से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है वो डिज़ाइन से हमें पता चल रही है, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन से पता चल रही है, पास्ट एक्सपीरियंस जो भी हमने इस पार्ट उससे रिलेटेड या उसके जैसा मिलता जुलता कोई पार्ट बनाया है उसके एक्सपीरियंस से मिल रही है, या फिर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ हमें डिटरमाइन करनी है जब भी हम प्रोडक्ट सेफ्टी को मैंशन करें। आफ्टर सी दिस वी नो प्रोडक्ट सेफ्टी इज एप्लीकेबल और नोट। इन सबको देखने के बाद हमें पता करना है कि इस पार्ट में हमारी प्रोडक्ट सेफ्टी हो रही है कि नहीं हो रही, और जहाँ पे हो रही है तो उसके लिए हमें अलग से रिक्वायरमेंट्स बनानी है। इफ़ प्रोडक्ट सेफ्टी इज एप्लीकेबल देन, अगर प्रोडक्ट की सेफ्टी एप्लीकेबल हो रही है तब क्या करना है, अपडेट DFMEA। अगर डिज़ाइन हमारे यहाँ पे हो रहा है तो DFMEA अपडेट करें, PFMEA अपडेट करें, कंट्रोल प्लान, सेट स्पेशल अप्रूवल्स। और मतलब इस प्रोडक्ट पार्ट के लिए, इस डायमेंशन के लिए हमें अपने कस्टमर से स्पेशली अप्रूवल लेना है। ऑपरेटर ट्रेनिंग दे ऑपरेटर को, वो स्पेशल करेक्टरिस्टिक जो है जो कि सेफ्टी से रिलेटेड हैं। डिफाइन स्पेशल कंट्रोल, इसके लिए स्पेशल कंट्रोल करें, मतलब कि एसपीसी स्टडी के अंदर इसको आप इंक्लूड करें। डिफाइन एक्सक्लूजन मैट्रिक्स, इंजीनियरिंग चेंज कंट्रोल मेथड, ट्रांसफ़र कंट्रोल मेथड, ये सब कुछ हमारे पास होना चाहिए जो भी प्रोडक्ट सेफ्टी से रिलेटेड हमारा कोई पार्ट है तो। क्लाउज 4.4.2 टू द एक्सटेंट नेसेसरी द ऑर्गेनाइजेशन शैल मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ इट्स प्रोसेस। हमारे पास जो भी हमारे ऑपरेशंस हो रहे हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो कि हमने अपने स्कोप में मेंशन करे थे कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन टू हैव कॉन्फिडेंस दैट द प्रोसेस आर बीइंग कैरिड आउट एज प्लान। हमारे पास रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, हमारे पास इंफॉर्मेशन रिटेन होनी चाहिए। एंड हैव कॉन्फिडेंस दैट द प्रोसेस आर बीइंग कैरिड आउट एज प्लान, और हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब जैसा जैसा प्रोसेस और प्रोसीजर के अंदर लिखा है वैसा वैसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक तो हमने जितने भी डिपार्टमेंट्स अपने स्कोप में शो करे हैं उन सबके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास 21 मैंडेटरी प्रोसीजर होने चाहिए। वेयर डॉक्यूमेंट और प्रोसीजर रिटर्न यू हैव टू मेड प्रोसीजर, मतलब जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखा है या प्रोसीजर लिखा है वो सारे सारे हमारे पास प्रोसीजर हमारे पास हमारी कंपनी में होने चाहिए। तो आपको मैं जो अपने QMS कोर्स के अंदर है 21 मैंडेटरी प्रोसीजर, एक्चुअल में मैं 38 प्रोसीजर्स आपको प्रोवाइड करूंगा, और हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, क्या मैनुअल्स हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि मैं आपको सबसे एंड में वीडियोस के अंदर बताऊंगा। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये पूरी की पूरी IATF QMS कोर्स की सीरीज़ है, इस सीरीज़ को देखना ना भूलें।